आवाज आ रही मेरी? जी सर। नमस्ते सर। नमस्ते। चलिए, क्या सवाल लेके आए हैं आज? कुछ नमस्ते प्रश्न है सर। पिटारे में आज? हाँ, नमस्ते सर। बताइए। हाँ सर, मैं ऐसे पूछ रहा था आपको कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के एक पक्ष को दिखाने से कि वो केवल दलितों के नेता हैं, उन्होंने दलितों के उद्धार के लिए हमेशा काम किया। तो उनकी जो बातें राष्ट्र के लिए थी, धर्म के लिए थी, उनको छिपाने से भारत को क्या हानि हुई और आने वाले टाइम में क्या प्रासंगिकता रहेगी अगर अंबेडकर के विचारों को पूर्ण रूप से लाया जाए तो? हाँ। और एक क्वेश्चन ये था सर कि भारत निजीकरण को बढ़ावा दे रहा है, भारत निजीकरण की ओर बढ़ रहा है, लेकिन निजीकरण या उदारवाद या बाजारवाद को बढ़ावा देने से जो रोजगार की जो समस्या होगी वो कुछ हद तक हल तो हो सकती है, लेकिन ग्रामीण परिवेश, उसका जो आधारभूत ढांचा है, वो ग्रामीण परिवेश की शिक्षा और शहरी स्कूलों की शिक्षा का जो अंतर रहेगा वो तो विद्यमान रहेगा, क्योंकि निजीकरण प्रतिस्पर्धा या कुशलता आधारित रोजगार को देगा, मतलब जो भी होंगे उनको रोजगार मुहैया कराएगा। तो इससे जो कौशल आधारित जो शिक्षा होगी वो ग्रामीण परिवेश की या शहरी शिक्षा जो कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें अंतर तो रहेगा। तो क्या इससे रोजगार की समस्या हल हो जाएगी, बेरोजगारी की समस्या हल हो जाएगी सर? और सर इसी में जुड़ा हुआ है कि सर क्या इससे हम जो प्रस्तावना में समाजवाद लिखा हुआ, क्या उसका उल्लंघन हो रहा है लगातार? और सर एक सवाल इसको है सर, जो अभी हाल ही में देखने को मिला है, कर्नाटक में कई जगह पोस्टर लग रहे हैं कि हिंदू जो मंदिर हैं तो उनके परिसर में नॉन हिंदू अपनी दुकान न लगाएं। तो सर और इस उनके परिसर में? हिंदू अपनी मुस्लिम मुस्लिम जो है हिंदू मंदिरों के आगे दुकान ना लगे, वो तो सर उनका पर्सनल, वो उन्होंने कोई वहां के जो लोकल लोग उन्होंने लगाए, वो मंदिर मंदिर कमेटी वाले उन्होंने नहीं लगाए थे। जी सर, तो अब उन्होंने मंत्री ने भी कहा कि सर ये मतलब एक एक्ट है, एक 2002 में बना था हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड चैरिटेबल इन्वायरमेंट एक्ट, तो उसके तहत ये लीगल है ऐसा करना। और कुछ ऐसा ही एक निर्णय। चलो, पहले एक एक करके एक दो बातें जो पहले कही है। पहला सवाल ही काफी बड़ा है। पहला सवाल इन्होंने पूछा है पूंजीवाद पर। प्रियव्रत राव का प्रश्न है कि पूंजीवाद आ रहा है, उससे रोजगार बढ़ रहा है, लेकिन उससे शहरी और ग्रामीण शिक्षा के बीच खाई भी बढ़ रही है और रूरल अर्बन डिवाइड पैदा हो रहा है। इससे आने वाले समय में गांव के लोग जो रोजगार पैदा होंगे उसमें पिछड़ जाएंगे। तो इस तरीके से तो पूंजीवाद दीर्घ काल में नुकसान पहुंचाएगा। कुछ इस तरह का सवाल इनका है। उसी पर उत्तम प्रकाश ने अपनी एक टिप्पणी और की कि उनका कहना है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद लिखा हुआ है और हम जा पूंजीवाद की ओर रहे, तो क्या इससे प्रस्तावना का उल्लंघन नहीं हो रहा है? ये दो सवाल जो पूंजीवाद पर जुड़े हैं, इन पर बात करने के लिए काफी समय चाहिए। पहले इन पर बात करते हैं, फिर एक अंबेडकर पर सवाल आपने पूछा है, अंबेडकर के विचारों की प्रासंगिकता पर, कि अंबेडकर के दलित विमर्श वाले पक्ष को बहुत उभारा गया, बहुत जोर दिया गया। अंबेडकर के बाकी विचारों की चर्चा हम कम सुनते हैं, जबकि अंबेडकर ने राष्ट्रवाद समेत हिंदू मुसलमान संबंध, पाकिस्तान, अर्थव्यवस्था, तमाम बातों पर बहुत लिखा है। तो क्या ये दलित विमर्श तक अंबेडकर को सीमित कर देना अंबेडकर की दीर्घकाल में प्रासंगिकता को कम कर देगा? ये सवाल प्रियव्रत ने एक दूसरा सवाल उठाया है। तो इन दो सवालों के ऊपर चर्चा करते हैं, फिर देखते हैं कि आगे कितनी संभावना और बनती है। देखिए, जो पहला सवाल आपका है पूंजीवाद के
बुराइयों से जुड़ा हुआ। इसमें 3-4 तरीके से इस बात को पहले तो समझने की जरूरत है। पहले जो तरीका है इस बात को समझने का वो ये है कि हमारी दुनिया में जितनी प्रणालियां अब तक इकोनॉमी में ढूंढी गई, उनमें से कोई भी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मॉडल परफेक्ट नहीं है। इस बात को समझने के लिए आप दुनिया के अगर 2 तरह के देशों का अध्ययन करें, एक वो जो समाजवादी मुल्क थे जिनकी अर्थव्यवस्था समाजवादी थी, और दूसरे वो जो पूंजीवादी मुल्क थे जिनकी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी थी। 2 तरह के मुल्कों का अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि आज दुनिया में जो समाजवादी मुल्क थे और समाजवादी रह गए, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। उनका पर कैपिटा इनकम नीचे है, उनकी जीवन की गुणवत्ता नीचे है, वहां राज्य की क्षमता कम है, उनकी अर्थव्यवस्था खस्ता हाल में है, उनकी जीडीपी कमजोर है। हाँ, वहां समानता है कमोबेश। समानता कैसी है? 2 तरह की समानता होती है। एक समानता है गरीबी की समानता, और एक समानता है जहां सब लोग संपन्न हैं और उसकी समानता। अब इनमें 2 में से आपको एक चुनना होता है। मान लीजिए किसी राज्य में 100 लोग रहते हैं और 100 लोगों में से 50 लोगों के पास 5 रुपया है और 50 के पास 1 रुपया है। तो जो 50 सबसे कमजोर लोग हैं उनके पास भी 1 रुपया है, और जो 50 सबसे मजबूत लोग हैं उनके पास भी 5 रुपया है। अंतर कुछ इस तरह का है। दूसरा एक राज्य देखिए, उसी समय जिस राज्य में जो सबसे अमीर लोग हैं उनके पास 1000 रुपया है, लेकिन जो सबसे गरीब लोग हैं उनके पास 50 रुपया है। तो 50 रुपया और 1000 के बीच अंतर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन गरीब आदमी के पास भी 50 रुपया है। तो अब आप समानता को कैसे देखते हैं, ये एक बड़ा रोचक प्रश्न है। अगर आप चाहते हैं कि सब गरीब बने रहें या सब कम संसाधन में समतामूलक तरीके से वितरण करके राज्य में अपनी आर्थिक स्थिति चलाएं, तो पहला वाला मॉडल अच्छा है कि अंतर ज्यादा नहीं, 5 रुपए और 1 रुपए के बीच अंतर ज्यादा नहीं। अमीर आदमी के पास भी 5 ही रुपया है। अमीर आदमी भी कार नहीं खरीद सकता, अमीर आदमी भी एसी नहीं खरीद सकता, अमीर आदमी भी विलासिता की वस्तुएं नहीं खरीद सकता, गरीब आदमी भी नहीं खरीद सकता। दूसरा राज्य वो है जहां गरीब आदमी के पास भी 50 है, लेकिन अमीर के पास बहुत ज्यादा है, 1000 है। ये पूंजीवाद और समाजवाद का अंतर है। समाजवाद कुछ ऐसी व्यवस्था बनाने की वकालत करता है जहां हम ऊपर वाले आदमी की इनकम भी नहीं बढ़ने देंगे। हम राज्य में पूंजी का जो एक डिस्प्रपोर्शनेट वितरण है उसको नहीं बनने देंगे, और इस आधार पर मानता है कि वो असमानता नहीं बढ़ने देगा। इसके विपरीत अगर आप जाएंगे पूंजीवादी राज्यों में, तो पूंजीवादी राज्य क्या कहेगा? सब काम करें, बाजार को आने दो, सब अपनी स्किल बढ़ाएं, और परिणाम स्वरूप आप पाते हैं कि जो गरीब आदमी है वो भी 50 रुपए तक पहुंचता है। अब आप इसको देख लीजिए, भारत में 1991 से पहले भारत में कितने लोगों के पास टीवी था? आप गांव में किसी आदमी के पास टीवी देखते थे? तो अमीर आदमी के पास भी टीवी नहीं, गरीब आदमी के पास भी टीवी नहीं। अमीर आदमी वो था जिसके पास खेती बाड़ी की जमीन 50 बीघे थी, गरीब आदमी के पास नहीं थी। लेकिन अगर भौतिक वस्तुएं आप देखेंगे तो दोनों के पास नहीं थी। गरीब आदमी के पास भी फ्रिज नहीं, गरीब आदमी के पास भी टीवी नहीं, गरीब आदमी के पास भी बाइक नहीं, अमीर आदमी के पास भी बाइक, टीवी, फ्रिज नहीं। 91 के बाद से भारत ने पूंजीवाद को अपनाया। आज आप भारत के किसी गांव चले जाइए, दलित बस्ती में चले जाइए, वहां भी आपको 25 मोटरसाइकिल या 20 मोटरसाइकिल खड़ी मिलेगी, बाइक खड़ी मिलेगी। गरीब आदमी के घर में चले जाइए, उनके यहां भी मोबाइल मिलेगा। आप गांव में चले जाइए, गांव में भी आपको टीवी मिलेगा। तो 91 के पहले
भारत में किसी के पास टीवी नहीं है। 91 के बाद के भारत में शहरों में तो लगभग गरीब अमीर सबके घर में टीवी आ गया है, मोबाइल सबके पास है। लेकिन अंतर बढ़ा है। मोबाइल वाला आदमी सिर्फ मोबाइल रख रहा है तो अमीर आदमी के पास कई गाड़ियां हैं, कई घर हैं, अंतर बढ़ा है। लेकिन अगर आप निचले आदमी को देखेंगे तो उस निचले आदमी के हाथ में भी मोबाइल आ गया, उसके घर में भी एक बेसिक टीवी आ चुकी है, उसके घर में एक बेसिक फ्रिज है। तो भारत की बहुत बड़ी पॉपुलेशन आज उन भौतिक वस्तुओं का उपभोग कर रही है पूंजीवाद आने के बाद, जिन भौतिक वस्तुओं का उपभोग भारत के एलीट क्लास भी समाजवादी व्यवस्था में नहीं कर पाते थे। 91 तक भारत का एलीट क्लास भी जो था उसके पास भी कार नहीं हुआ करती थी। कलर टीवी बहुत रेयर लोगों के घर में होता था, एसी किसी के घर में नहीं था। आज एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास आदमी के घर में भी एक कमरे में एसी मिल जाएगा आपको, टीवी तो सबके पास है। तो किस किस्म की समानता आप चाहते हैं? पहला सवाल यह है जिसको अलग अलग दो विचारधाराएं देखती हैं। अब इनमें दोनों में खामियां भी हैं फिर अपनी अपनी तरह की। जैसे मैंने कहा कि आप समाजवादी व्यवस्थाओं में चले जाएं, क्यूबा चले जाएं, वेनेजुएला चले जाएं, 91 के पहले के भारत में चले आए, आपकी अर्थव्यवस्था का आकार क्या था आप देख लीजिए। और 91 के पहले भारत में भी अर्थव्यवस्था का आकार छोड़िए, आप ये देखिए कि ये जो मिड डे मील आप चलाते हैं, ये जो फूड सिक्योरिटी आप चला रहे हैं, ये जो मनरेगा चला रहे हैं, क्या समाजवादी भारत में चलाते थे क्या आप? 91 के पहले भारत के समाजवादी भारत में कुछ नहीं था, ना सर्व शिक्षा थी, ना फूड सिक्योरिटी थी, ना मनरेगा था, ना मिड डे मील था। तो ये जो मिड डे मील चला रहे हैं आप, फूड सिक्योरिटी चला रहे हैं, किसके पैसे चला रहे हैं? पूंजीवाद। आप बाजारवादी अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था का साइज बड़ा होता है, भारतीय राज्य की आय बढ़ती है, और उसी आय जो बाजार ने आपकी आय बढ़ाई, उसी आय से भारतीय राज्य कल्याणकारी काम कर रहा है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। बाजारवादी व्यवस्था है, लेकिन बाजारवादी व्यवस्थाओं से पैदा हुई आय को वो समाजवाद के लिए खर्च करते हैं या समानता लाने के लिए खर्च करते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि भारत के हर नागरिक के हाथ में एक मोबाइल रहे, ज्यादातर लोगों के पास बाइक आ जाए, ज्यादातर लोगों के घर में टीवी हो, तो ये समाजवाद नहीं कर सकता। अब ये समाजवाद और पूंजीवाद की अपनी अपनी एक कॉम्परेटिव तुलना है। अब आपने जो दूसरा सवाल पूछा उसका उत्तर भी समझिए। जब भारत समाजवादी देश था तो सर्व शिक्षा नहीं थी, क्योंकि भारत के पास इतने टीचर स्कूल में नियुक्त करने के लिए आज हजारों प्राइमरी स्कूल के शिक्षक हैं। 91 के बाद से अगर आप देखेंगे शिक्षकों की नियुक्ति कई गुना बढ़ गई है, प्राइमरी स्कूल की संख्या देखेंगे बहुत ज्यादा हुई। तो 91 के पहले भारत में दलित, पिछड़ी जातियों के लोग पढ़ते ही नहीं थे, क्योंकि ना हमारे पास टीचर थे, ना हमारे पास उनको फ्री एजुकेशन देने की क्षमता थी कि इतने बच्चों को फ्री में पढ़ा सके। 91 के बाद जो भारत में पूंजीवाद के कारण आय बढ़ी, उसी आय से प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति हुई, उसी से सर्व शिक्षा अभियान चलाया, और उसी से आप आज गांव में भी शिक्षा दे पा रहे हैं। तो हमारा पहला लक्ष्य गुणवत्तापरक शिक्षा का नहीं था, पहला लक्ष्य सबको शिक्षा का था। गुणवत्ता दूसरा स्टेप होता है, पहला स्टेप होता है रीच, पहुंच। पहले शिक्षा सब तक पहुंचे तो तब उसके बाद गुणवत्ता बनाएंगे। तो भारत अभी 100% इनरोलमेंट के लक्ष्य की तरफ जा रहा है, अभी वहीं तक नहीं पहुंचे हैं, और जो 100% इनरोलमेंट का लक्ष्य है वो भी आप पूंजीवाद के कारण ही प्राप्त कर पा रहे हैं। तो आप ना, वो जैसे मैंने पहले भी एक कक्षा में कहा था कि एक गाना है, सुना होगा आपने, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, लाइनें ऐसी। पूंजीवाद भी कुछ वैसा है, मुकम्मल जहां नहीं है। आप पूंजीवाद में जाएंगे, आय बढ़ेगी, लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा, भौतिक वस्तुओं की कीमत कम होगी। 1984, 85, 86, 87 में भारत में कलर टीवी 10,000 रुपए का मिलता था,
8,500-10,000 रुपए का। और अगर किसी ने 1988-89 में भारत के किसी शहर में 10,000 रुपए की जमीन खरीद ली होती, तो 10,000 रुपए की जो जमीन आपने 88-89 में खरीदी होती, जितने का कलर टीवी मिलता था, तो आज उस जमीन की कीमत 2-4 करोड़ रुपए होगी। इसका मतलब आप 2-4 करोड़ रुपए का टीवी खरीदते थे आज के परचेजिंग के हिसाब से देखें। और आज 2022 में भी आपको 10,000 में टीवी मिल जाता है। 1988 में जो 10,000 में टीवी मिलता था वो 14 इंच का होता था, टीवी खूब बड़ा होता था, स्क्रीन बहुत छोटी होती थी। आज आपको 10,000 रुपए में 24 इंच और 32 इंच का टीवी मिल जाएगा। जिस 10,000 की कीमत 1988 के 50 रुपए के बराबर भी नहीं। बाजार ने क्या किया? बाजार ने चीजों को सस्ता कर दिया है, वो हमारी परचेजिंग पावर के दायरे में आ गई है। इसीलिए रिक्शे वाले से लेके सब्जी बेचने वाला सब मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। आज ही कोई व्हाट्सएप ग्रुप था, उसमें आया था भारत में 20 साल पहले समोसा 60 पैसे का होता था और कॉल 10 रुपए की होती थी। आज 20-25 साल बाद समोसा 10 रुपया का हो गया और जो कॉल है वो 50-60 पैसे की हो गई, उससे भी नीचे चली गई। पूंजीवाद नहीं किया भाई, सरकार थोड़ी कर सकती थी। प्रतिस्पर्धा हुई, टेक्नोलॉजी आई, बाजार आया, मास प्रोडक्शन किया, टीवी का दाम घट गया। तो जब आप पूंजीवाद को देखते हैं तो पूंजीवाद को ऐसे आइसोलेशन में नहीं देख सकते कि उसकी कुछ कमियां देख ली और कहा कि इसलिए खारिज हो जाना चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि उसका ऑल्टरनेटिव क्या है। क्या आप क्यूबा वेनेजुएला बनने के लिए तैयार हैं? अगर आप क्यूबा वेनेजुएला बनने के लिए तैयार नहीं, आप 91 के पहले का भारत बनने के लिए तैयार नहीं, तो समाजवादी मॉडल दिखाइए ना। जिस समाजवादी मॉडल से आप लाखों करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर भी ले आएंगे, उनको फूड सिक्योरिटी भी देंगे, मिड डे मील भी देंगे। और अगर आप 91 तक के समाजवादी भारत में नहीं दे पाए, ये सब देना आपने पूंजीवादी भारत में शुरू किया, तो पूंजीवाद में खराबियां तो हैं। पूंजीवाद मनुष्य को मशीन बना रहा है, पूंजीवाद ने मनुष्य की संवेदना कम कर दी है, लालची बना दिया है हमको, हम झूठ बोलने लगे हैं, स्वार्थी हो गए हैं, पर्यावरण के लिए खतरा है। लेकिन फिर इसी ने आपको गुणवत्तापरक जीवन दिया है। इसी ने आज दलितों की बस्तियों में बाइक खड़ी करवाई है, इसी ने आज घर घर में टीवी पहुंचाया, इसी ने सर्व शिक्षा पहुंचाई। तो दोनों पहलू हैं पूंजीवाद के, अच्छे और खराब। कुछ लोग अक्सर कहते हैं कि चीन तो समाजवादी है, गलतफहमी मत पालिएगा। चीन ने 1979 के आसपास ही अपने देश का उदारीकरण शुरू कर दिया, और भारत से उस मामले में करीब 10-11 साल 12 साल पहले शुरू कर दिया उसने। और जितना चीन की ग्रोथ है वो समाजवादी व्यवस्था के कारण नहीं है, वो बाजार के कारण है। सारी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों का, सबका आप प्रोडक्शन हाउस पाएंगे चीन में। तो चीन ने WTO का फायदा उठाया है, जो पूंजीवादी व्यवस्था का मॉडल है, और मुक्त बाजार व्यवस्था का हिस्सा बनके चीन ने अपनी इकोनॉमी बड़ी की। चीन ने पॉलिटिक्स में पूंजीवादी उदारवाद को नहीं अपनाया, लेकिन बाजारवादी व्यवस्था में चीन ने पूंजीवाद को ही अपनाया। सॉरी, इकोनॉमी में उसने पूंजीवाद को ही अपनाया। और दुनिया भर के जगहों पर चीनी वर्कफोर्स गई, वहां से टेक्नोलॉजी चोरी की, अपने यहां जो कंपनियां उनकी लगाई गई वहां से टेक्नोलॉजी चोरी की। तो कुछ टेक्नोलॉजी चोरी करके चीन खड़ा हुआ और बाकी बाजार के कारण खड़ा हुआ। कोई ऐसा मुल्क जो पिछले 70-80 साल से समाजवादी हो और जिसकी अर्थव्यवस्था बाजारवाद को ना अपनाया और जिसकी अर्थव्यवस्था थोड़ी भी मजबूत हो, आप एक ऐसा उदाहरण एक भी नहीं दे पाएंगे। तो जो बड़े बड़े समाजवादी मुल्क थे, रूस वगैरह, सब बाजारवाद की ओर भाग गए। इसलिए यह बात बिल्कुल सही है कि पूंजीवाद डिवाइड पैदा कर रहा है। लेकिन मैंने कहा डिवाइड कैसा डिवाइड आप चाहते हैं? सबकी आय इस तरह की रहे कि सबके पास 2 रुपया हो, सब बराबर हो। इसको आप ठीक मानते हैं? कोई मोबाइल नहीं खरीद पाएगा, सबके पास 2 ही रुपया होगा। या आप इसको ठीक मानते हैं
कि कुछ लोगों के पास 50 लाख 1 करोड़ रुपया हो और कुछ लोगों के पास 20,000 50,000 रुपया भी हो, अंतर बहुत होगा। तो अगर आप अंतर ज्यादा बढ़ने को बुरा मानते हैं तो पूंजीवाद अंतर बढ़ा देगा। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि नहीं, हम 2 रुपए वाली हालत में सबको नहीं रखेंगे, हम चाहते हैं कि जो कम भी कमा रहा है वो भी 2,000 4,000 6,000 रुपया कमाए, जिससे बेसिक बुनियादी चीजें खरीदने की परचेजिंग पावर उसके पास भी हो, तो अंतर, आप अगर अंतर को इग्नोर करेंगे और आप पाएंगे नीचे वाले आदमी को कितना मिल रहा है, हम केवल इस पर ध्यान देंगे, इस पर नहीं कि ऊपर वाले को कितना ज्यादा उसकी आय बढ़ गई, तो इस लिहाज से पूंजीवाद ठीक होगा। तो डिवाइड जरूर है इसमें, लोगों की परचेजिंग पावर के हिसाब से उनकी आर्थिक हैसियत में अंतर आता है, लेकिन इसी से आप सड़क बना पाते हैं, इसी से आपने बंदरगाह बनाए, इसी से पुल बनाए, इसी से आप एडुकेशन पर इतना खर्च कर रहे हैं, इसी से कल्याण पर इतना खर्च कर रहे हैं। तो ये एक पूंजीवाद के बारे में। अब दूसरी बात जो पूछी थी उत्तम प्रकाश ने कि प्रस्तावना में समाजवाद, क्या इसका उल्लंघन हो रहा है? नहीं, मुझे तो लगता है कि समाजवाद का सही मायने में जो लक्ष्य था वो पूंजीवाद के आने के बाद ही पूरा हुआ। समाजवाद क्या चाहता था? गरीब तबकों का उत्थान, सामाजिक आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय, गरीब आदमी के पास भी बेसिक बुनियादी चीजें पहुंचे। क्या है बेसिक बुनियादी चीज? सर्व शिक्षा, मिड डे मील, खाद्य सुरक्षा, मनरेगा। और ये सब कब शुरू हुए? ये सब शुरू हुए भारत के पूंजीवाद की ओर जाने के बाद। तो अगर भारत के संविधान में समाजवाद का लक्ष्य था तो पहले हम उसको समाजवादी अर्थव्यवस्था से पूरा करने की कोशिश कर रहे थे, अब हमने तरीका बदल दिया। अब हम समाजवादी लक्ष्यों को उदारवादी अर्थव्यवस्था से पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे लिए साध्य समाजवाद का वही है, लेकिन साधन नहीं रह गया समाजवाद। आज साधन बन गया है पूंजीवाद, और लक्ष्य अभी भी समाजवादी हमारे बने हुए हैं। इसलिए आप देखेंगे ढेर सारी सब्सिडीज गवर्नमेंट देती है एग्रीकल्चर के फील्ड में, किसानों को ढेर सारा लोन सस्ता मिलता है। ये सब समाजवादी लक्षण है। बाकी जो मैंने कल्याणकारी स्कीम्स बनाई कि उज्ज्वला योजना है, घर बना रहे हैं, आपका 2 कमरे का मकान सरकार बना के फ्री में दे रही है, 1,30,000 1,40,000 रुपया गांव के आदमी को मिल रहा है कि अपना घर बना लो। ये सब समाजवाद में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में संभव थोड़े था। तो इस लिहाज से इस बात को समझना चाहिए। सर, लक्ष्य समाजवाद है लेकिन मॉडल अर्थव्यवस्था का पूंजीवाद है, तो क्या करप्शन को बढ़ावा नहीं मिलता है सर? समाजवाद में कम करप्शन था। भारत में समाजवाद ने किसको मजबूत किया? समाजवादी अर्थव्यवस्था में, जिसको समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हो उसको बोलचाल की भाषा में कोटा परमिट लाइसेंस राज कहा जाता है। कोटा परमिट लाइसेंस राज, उसमें सरकार, आपने पढ़ा होगा, जानते होंगे आप, एक बजाज नाम की कंपनी स्कूटर बनाती है। इस बजाज कंपनी को साल में शुरुआत में केवल 2,000 स्कूटर बनाने का लाइसेंस था, कोटा फिक्स था कि 2,000 से ज्यादा स्कूटर नहीं बना सकते हो। और जब पीक पर भी आई तो 10,000 स्कूटर बनाने का लाइसेंस था। इसका मतलब बजाज कंपनी 10,000 से ज्यादा चेतक स्कूटर बना ही नहीं सकती। वेटिंग पीरियड कितना था पता है आपको? 10 साल। आज आप स्कूटर बुक करेंगे, 10 साल बाद आपको डिलीवर होगा। यह बजाज चेतक की कहानी है। भारत का सबसे ज्यादा बिकने वाला स्कूटर था बजाज चेतक। तो अब करप्शन नहीं था क्या? तो क्या स्कूटर ऐसे होता था कि कम बनते थे? नहीं, कुछ सेल टैक्स वाले को खिलाया पैसा, कुछ इनकम टैक्स वाले को खिलाया, अलग अलग जो टैक्स के डिपार्टमेंट हैं, प्रोडक्शन देखने वाले को खिलाया, और उस कोटा को वायलेट किया। परमिट लेना है सरकार से तभी आप काम कर सकते हैं। परमिट लेने के लिए क्या किया? सरकारी बाबू को पैसा दिया। कंट्रोल की दुकान से चीनी लेनी है, चीनी कंट्रोल की दुकान से मिलती थी। आपकी जनरेशन में नहीं मिली होगी, हम लोगों की जनरेशन में दुकान में जो आप ये जो आज जाके बाजार में चीनी खरीद लेते हैं, गए और जहां मन हुआ वहां फला ब्रांड की चीनी दे दो और खरीद के चले आते हैं, ऐसे चीनी नहीं मिलती थी भारत में। महीने के शुरुआती 10 दिन जो होते थे, 1 से 10 तारीख,
उसके बीच शहरों में कंट्रोल की दुकान में, सरकारी दुकान में चीनी आती थी। आप लाइन लगाइए, सुबह से दोपहर तक लाइन में लगे रहिए। अगर उस दिन आपका नंबर आ गया, जो चीनी उस दिन स्टॉक में आई उतने में आप पहुंच गए, आप तक लाइन पहुंच गई, तो मिल जाएगी आपको। नहीं फिर 5 दिन 10 दिन बाद आइए। 2 किलो 3 किलो चीनी लेने के लिए लोग 3-3 दिन लाइन में खड़े रहते थे। तो क्या करते थे? तो जब मेरा नंबर आता था 3 किलो चीनी, जो मुझे 1-1 किलो के हिसाब से 3 सदस्य हैं, 3 किलो चीनी जो मुझे मिलनी अलॉट हुई है, उसमें 1 किलो कंट्रोल वाला मार देता था, तब मुझे 2 किलो मिल पाती थी। शादी ब्याह जब लोग करते थे तो एप्लीकेशन लिख के देते थे एसडीएम को कि शादी पड़ी, कार्ड लगाते थे कि हमको 1 बोरी चीनी दे दीजिए। 1 बोरी चीनी मिलेगी तो उसमें 10 किलो मार देगा वो जो कोटेदार होगा, कुछ एसडीएम घूस ले लेगा। तो जो व्यवस्था समाजवादी होती है उसमें सारा संसाधन राज्य के कंट्रोल में होता है और राज्य अपने अधिकारियों के माध्यम से उसका वितरण करता है। जो थोड़ा बहुत बाजार होता है उस पर भी कठोर नियंत्रण सरकार का होता है। इससे क्या होता है? जितने सरकारी कर्मचारी और सरकारी विभाग होते हैं सब करप्ट हो जाते हैं। जो संसाधन उसको बांटना है, वो राजीव गांधी का आपने सुना होगा कि 1 रुपया हम भेजते हैं 10 पैसा नीचे तक पहुंचता है, 90 पैसा खत्म हो जाता है। और जो बाजार के लोग काम करते थे उनको सारे जितने टैक्स डिपार्टमेंट थे, ये एक्साइज है, ये सेल टैक्स है, ये इनकम टैक्स है, सबको घूस देना पड़ता था। तो समाजवादी व्यवस्था तो खड़ी ही करप्शन पर थी। पूंजीवाद में करप्शन होता है सरकार और बड़े पूंजीपतियों के बीच में। पूंजीपति सरकार चलाने वाले पार्टी को चंदा दे देते हैं, बदले में पॉलिसी में उनको मदद कर देती है सरकार। लैंड दिलवाने में मदद कर दी। लेकिन समाजवादी व्यवस्था में एक एक आदमी को जो चीज चाहिए, राशन कार्ड बनवाना है, फला काम करवाना है, चीनी लेनी है, किरोसिन ऑयल लेना है, गैस नहीं हुआ करती थी, किरोसिन ऑयल होता था, 1 लीटर एक आदमी के हिसाब से मिलता था, 5 सदस्य 5 लीटर मिलेगा महीने का, उसी में खाना पकाइए। स्टोव होते थे, तो उनमें भ्रष्टाचार था। तो भ्रष्टाचार तो हर व्यवस्था में होता है। और अगर आप भ्रष्टाचार इंडेक्स को देखेंगे तो दुनिया में पूंजीवादी मुल्कों में भ्रष्टाचार सबसे कम है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज पूंजीवादी, भ्रष्टाचार कम है। यूरोप पूंजीवादी, वहां भ्रष्टाचार कम है, क्योंकि जब बाजार आता है तो ट्रांसपेरेंसी आती है। बाजार में सारी शक्तियां प्रतिस्पर्धा करती, और उल्टा पाकिस्तान समाजवादी है, भारत समाजवादी है, वेनेजुएला समाजवादी है, जितने दुनिया के समाजवादी मुल्क हैं करप्शन इंडेक्स में पाएंगे, ये सब सबसे करप्ट कंट्रीज हैं दुनिया की। तो इसलिए जितना सरकार मजबूत होगी किसी राज्य में उतना करप्शन ज्यादा होगा। और समाजवाद में सरकार सबसे मजबूत होती है, ब्यूरोक्रेसी सबसे मजबूत होती है, अधिकारी तंत्र, कर्मचारी तंत्र सबसे मजबूत होता है, क्योंकि इन्हीं के थ्रू सारा संसाधन लोगों तक जाता है। तो ये बात भी सही नहीं है कि करप्शन का पूंजीवाद से संबंध है। करप्शन अगर आप पूंजीवाद को विकसित होने देते हैं पूंजीवादी दर्शन के हिसाब से, जैसा यूरोप ने किया, फ्रांस ने किया, जर्मनी ने किया, ये सब पूंजीवादी कंट्री तो हैं, तो वो लीस्ट करप्टेड कंट्री, सबसे कम करप्ट कंट्रीज हैं। अब आप आधा समाजवाद अपनाए हुए हैं, आधा पूंजीवाद अपनाए हुए हैं, तो आप कहते हैं करप्शन है। आप आने दीजिए ना पूंजीवाद को पूरी तरीके से। पूंजीवाद में कमीशन करप्शन होता है लॉबिंग का, अलग अलग बाजार की शक्तियां लॉबिंग करती हैं। लेकिन वो भी जब पूंजीवाद पूरी तरह से आ जाता है और सरकार बिल्कुल हस्तक्षेपकारी हो जाती है, सरकार की ताकत बहुत घट जाती है। सरकार की ताकत जितनी घटती जाएगी, सरकार सिर्फ रेफरी बनती जाएगी, अंपायर की तरह हो जाती है। उसको नाइट वॉचमैन स्टेट कहते हैं, पूंजीवादी राज्य को नाइट वॉचमैन स्टेट कहते हैं। तो उसमें सरकार दखल नहीं दे पाती प्रक्रियाओं में। जब दखल नहीं दे पाती, सरकार की ताकत घट जाती है, तो भ्रष्टाचार कम हो जाता है। यही हुआ है जर्मनी में, यही है फ्रांस में। तो देखिए, दुनिया में, पूरी दुनिया ने पूंजीवाद को अपना रखा है।
हम ये नहीं सोच सकते, भारत में हम लोगों को फैसिनेशन है एक समाजवाद का, उसका कारण क्या है वो भी समझ लीजिए। दरअसल हमारी जो गुलामी थी भारत की वो पूंजीवाद के कारण हुई। इंग्लैंड दुनिया का पहला सबसे पावरफुल पूंजीवादी राज्य बना, उसने अपने पूंजीवाद से साम्राज्यवाद को जोड़ दिया, उसी से उपनिवेशवाद खड़ा हुआ, कोलोनिज्म खड़ा हुआ और भारत गुलाम बन गया। तो भारत की पूरी आजादी की लड़ाई पूंजीवादी इंग्लैंड के खिलाफ लड़ाई थी। इसलिए हमारे मन में सैकड़ों साल से ये बात जमी हुई है कि पूंजीवाद साम्राज्यवादी है, पूंजीवाद उपनिवेशवादी है, पूंजीवाद शोषण परक है। क्योंकि भारत हमेशा से समाजवाद का गढ़ रहा, क्योंकि हमारा पूरा स्वतंत्रता आंदोलन समाजवाद पर खड़ा था। जितना फ्रीडम स्ट्रगल है आपका वो सब समाजवादी, गांधी समाजवादी हैं, लोहिया समाजवादी हैं, नेहरू समाजवादी हैं, बोस समाजवादी हैं, भगत सिंह समाजवादी हैं। इसलिए जो समाजवाद का, और फिर क्या हुआ, फिर आजादी के बाद हमारी जितनी फिल्में बनी वो सब समाजवादी थी। जितने फिल्म में हमारे हीरो होते थे वो सब मजदूर होते थे, और जितने करप्ट लोग होते थे, मिल मालिक, जमींदार। फिल्म में एक हीरो होता है, एक विलन होता है। सारी फिल्मों में जो विलन बनाए जाते थे, जिनमें इकोनॉमी से कुछ जुड़ी हुई फिल्म बनती थी, उसमें जो फैक्ट्री का मालिक होता था वो करप्ट होता था, जो जमींदार होता था बुरा होता था, और जो मजदूर होता था, कुली होता था, किसान होता था, वो ईमानदार होता था। तो हमने ये दिखाया शुरू से कि समाजवाद बढ़िया है और पूंजीवाद बुरा है, इंसान के नैतिकता को खराब कर देता है पूंजीवाद। तो फिल्में देखते देखते हम बड़े हुए, स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ते पढ़ते बड़े हुए। इसलिए भारत की साइकी में समाजवाद घुसा हुआ है। हम ये समझने के लिए तैयार नहीं कि दुनिया में 170-80 मुल्कों ने पूंजीवाद को अपना लिया। क्या ये सब बेवकूफ है, सब बुरे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं पूंजीवाद में बुराई है, नहीं, बहुत बुराई है। पर्यावरण के लिहाज से पूंजीवाद बहुत बुरा दर्शन है, पूरे पर्यावरण के लिए खतरा है। लेकिन पर्यावरण के लिए खतरा तो आप जो प्लास्टिक लेके बाजार खरीदने जाते हैं सब्जी, या वहां से प्लास्टिक में लेके आते हैं, वो भी खतरा है। तो कितने भारतीय हैं जो पर्यावरण के इस खतरे को मानते हुए घर से एक बैग लेके जूट का या कॉटन का जाते हैं कि उसमें सब्जी लेके आएंगे? तो पर्यावरण को नुकसान तो हम सब पहुंचा रहे हैं। हम सब पॉलीथीन में सामान लेके आते हैं। तो बड़ी बड़ी बात कहना अलग बात है, लेकिन हम खुद ही देख लें कि हम पर्यावरण को रोज नुकसान पहुंचा रहे हैं, व्यक्तिगत स्तर पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये बातें ना कॉम्प्लेक्स हैं। पूंजीवाद बुरा है, किसी दिन इसकी बुराई पर ढेर सारी बात करेंगे, लेकिन चूंकि आज आपने सवाल पूछा और मुझे अक्सर क्लास में पढ़ाते हुए हमेशा ये महसूस होता है कि भारत में समाजवाद से कुछ ज्यादा फैसिनेशन है। इसलिए उस बात को भी खोलना जरूरी था कि आज आप जिस हालत में हैं और जो गांवों से लोग भी पढ़ के शहर तक पहुंच पा रहे हैं, खासतौर पर दलित और पिछड़े, वो समाजवाद की देन नहीं है, वो बाजारवादी अर्थव्यवस्था की वजह से संभव हुआ है। जहां राज्य के पास आर्थिक क्षमता बढ़ी है तो बदले में राज्य ने उसका एक बड़ा भाग या एक हिस्सा गरीब और वंचित लोगों के ऊपर खर्च करना शुरू किया है। तो समाजवादी व्यवस्था में रहने के बाद हम पूंजीवाद की ओर गए। हमको दोनों का अनुभव है। ऐसा नहीं कि हमने शुरुआत में पूंजीवाद अपना लिया था। आजादी के बाद हमने बहुत लंबे समय तक समाजवाद अपनाया, साध्य में भी साधन में भी। ये तो बहुत बाद की बात है जब हमने समझा कि समाजवाद से हम अर्थव्यवस्था को नहीं चला पाएंगे। ये पहला सवाल था आपका। अब दूसरा सवाल जो आपने पूछा है, अंबेडकर के विचारों की प्रासंगिकता पर। देखिए, किसी विचार की जो प्रासंगिकता बनती है उसकी तत्कालीन सबसे ज्यादा जरूरत किस विचार की, इसके हिसाब से बनती है। जैसे व्हाट्सएप, जो ऑनलाइन पेमेंट के मोड्स हैं, ये सब बहुत पहले से है। व्हाट्सएप को भी हटा दीजिए, व्हाट्सएप दूसरे के संदर्भ में बात करने जा रहा था। ऑनलाइन पेमेंट मोड पर आ जाइए। ऑनलाइन पेमेंट मोड भारत में बहुत पहले से है, लेकिन इस विचार की प्रासंगिकता सबसे ज्यादा कब बनी? जब नोटबंदी लागू हुई
और लोगों को दूध की दुकान पर जा रहे हैं, उनके पास बैंक में पैसे हैं, हाथ में कैश नहीं है, तो पेटीएम यूज कर रहे हैं। दूध की दुकान पर लोगों ने पेटीएम यूज करना शुरू कर दिया, सब्जी की दुकान पर पेटीएम यूज करना शुरू कर दिया। सब्जी वाला एक पेटीएम का वो जो उसका वो होता है बार कोड, वो लगा के रखेगा, उसको स्कैन करके पेमेंट करेंगे आप। तो इस तरीके से प्रासंगिक तब हुआ जब उसकी जरूरत हमको पड़ी। वैसे भारत में अंबेडकर के जिस विचार की जरूरत पहले महसूस की गई, वो विचार प्रासंगिक हो गया। भारत असमता मूलक देश था, बहुत सारी जातियां अपने जातीय पहचान के कारण अधिकारों से वंचित थीं। उनमें जब राजनीतिक चेतना आई तो उसके लिए समानता का अंबेडकराइट विचार सबसे पहले प्रासंगिक हो गया और उसी पर एक राजनीति खड़ी हो गई। इसलिए अंबेडकर के दलित चिंतन वाला पक्ष जो हमारे राजनीति को सूट करता था, जो सशक्तिकरण के विचार के लिहाज से जरूरी था, जो सामाजिक न्याय के लिए जरूरी था, वही हिस्सा प्रासंगिक हो गया क्योंकि उसकी मांग बढ़ी। मांग के हिसाब से आपूर्ति होती है विचारों की भी। जैसे मैंने कहा कि नोटबंदी के बाद मांग बढ़ी कि बैंक में पैसा है, आपके हाथ में नहीं है, तो मांग बढ़ी कि आप डिजिटल पेमेंट कीजिए। वैसे भारत में आजादी के बाद से, खासतौर पर 70 के दशक के बाद से, पिछड़ी जातियों की लामबंदी लोकतंत्र में शुरू हुई तो मांग बढ़ी समानता की, और फिर अंबेडकराइट पॉलिटिक्स शुरू हुई और उसमें अंबेडकर के उसी सामाजिक न्याय वाले, समानता वाले हिस्से के विचार की प्रासंगिकता बन गई। तो ये ऐसा नहीं होता कि किसी आदमी के सारे विचार हर समय प्रासंगिक होते हैं। किसी आदमी, गांधी का एक विचार है पर्यावरण को लेकर कि पूंजीवाद, गांधी गैर पूंजीवादी आदमी, पूंजीवाद को नहीं स्वीकार करते। जिस दिन पर्यावरण चरमराने लगेगा उस दिन गांधी का पर्यावरण के खिलाफ में प्रासंगिकता बहुत बढ़ जाएगी कि गांधी बहुत पहले कहा करते थे कि पूंजीवाद को छोड़ दो, नहीं तो पर्यावरण नष्ट हो जाएगा। पूंजीवाद को छोड़ दो, नहीं तो एक आदमी के लालच को पूरा करने के लिए भी पूरी धरती की संपत्ति पर्याप्त नहीं। गांधी का स्टेटमेंट है कि प्रकृति सारे लोगों की जरूरत पूरी कर सकती है लेकिन एक आदमी के लालच को नहीं। तो उस दिन अचानक आप पाएंगे कि गांधी का दर्शन बहुत प्रासंगिक हो जाएगा। किस लिहाज से? पर्यावरण के लिहाज से। तो अंबेडकर जैसे जैसे आगे आप बढ़ेंगे और पाएंगे कि हिंदू मुस्लिम सवाल ये बहुत कंट्रोवर्शियल होता जाएगा, तो शायद अंबेडकर के मुसलमानों और हिंदुओं के बारे में जो विचार है वो भी प्रासंगिक होने लगेंगे। हमारी नीड जिस समय जो बनेगी उस समय उस व्यक्ति के दर्शन के उस हिस्से को हम सामने लेकर आते हैं। हाँ, ये जरूर है कि ये काम पॉलिटिक्स में हो तो ठीक है, ये काम एकेडमिया में नहीं होना चाहिए। एकेडमिया में किसी आदमी के हर विचार को पढ़ा जाना चाहिए। दुर्भाग्य से हमारी यूनिवर्सिटीज और एकेडमिया में भी ये गड़बड़ी पैदा हुई है। भारत की जो एकेडमिक्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, उन्होंने भी अंबेडकर के केवल इसी दलित विमर्श वाले हिस्से को ही पढ़ने, पढ़ाने, चिंतन करने, रिसर्च करने में तवज्जो या तरजीह दी है। उन्होंने भी अंबेडकर के राष्ट्रवाद वाले हिस्से को, हिंदू मुसलमान वाले सवाल को, स्त्रियों वाले सवाल को, इन सब पर जो अंबेडकर का विचार है उस पर ज्यादा चर्चा नहीं की है। तो इस लिहाज से आपकी बात सही है कि अंबेडकर की प्रासंगिकता को सीमित किया गया है, संकुचित किया गया है, क्योंकि अंबेडकर के जो और वैचारिक फलक हैं, आयाम हैं, डायमेंशंस हैं, उनको हमारे सामने स्पष्ट तौर पर नहीं रखा गया है। अंबेडकर के केवल उस विचार को जिसकी पॉलिटिक्स में वोट बैंक के लिए जरूरत थी, जिसकी एम्पावरमेंट के लिए जरूरत थी तत्कालीन समय में, उसी विचार को तरजीह मिली। तो ये दो सवाल जो आपके थे, एक अंबेडकर का और एक पूंजीवाद का, मैं ये फिर से चेतावनी दे दूं, कुछ लोग ये समझेंगे कि पूंजीवाद बिल्कुल सही है, पूंजीवाद में 50 लाभ है। ऐसा मैंने नहीं कहा। मैंने कहा कि दुनिया में कोई भी परफेक्ट इकोनॉमिक फिलॉसफी अब तक नहीं आई है। समाजवाद में भी लोगों ने जी के देखा, उसकी अलग प्रॉब्लम्स हैं। पूरी सरकार करप्ट होने लगती है, ब्यूरोक्रेसी करप्ट होने लगती है, ब्यूरोक्रेसी नागरिकों के जीवन को कंट्रोल कर लेती है कि आप गेहूं चावल लेने के लिए लाइन लगाएंगे, चीनी खरीदने के लिए लाइन लगाएंगे, आप कुछ नहीं खरीद सकते।
तो हर चीज के लिए लाइसेंस चाहिए, प्राइवेट स्कूल नहीं खोल सकते, इतना मुश्किल था प्राइवेट स्कूल खोलना कि केवल ईसाई मिशनरियों के अलावा स्कूल ही नहीं था भारत में। पुराने अंग्रेजों के जो स्कूल चल रहे थे वही स्कूल थे बस। क्योंकि सवर्ण पढ़ते थे, पिछड़ी जातियों और दलित जातियों का सशक्तिकरण हुआ नहीं था, इसलिए उतनी डिमांड ही थी कि वो पुराने स्कूल पूरा कर लेते थे। लेकिन आप उसी तरह का समाजवादी व्यवस्था रखते भारत में जैसी 90 के पहले थी, तो भारत में स्कूल खोलना मुश्किल हो जाता अगर दलित और पिछड़े लोग भी पढ़ना चाहते। स्कूल खोलने का मतलब था बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना, उतना करप्शन था। ये तो पूंजीवाद है जहां आप बिल्डिंग बनाते हैं और स्कूल शुरू कर देते हैं। आसान है, आज आपको 10 तरह के लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो समाजवाद में कुछ खूबियां जरूर थीं, उसकी अपनी अच्छाइयां हैं, उसकी बुराइयां हैं। पूंजीवाद की भी अपनी अच्छाइयां अपनी बुराइयां हैं। लेकिन सर एक सवाल था, जैसे सर अंबेडकर जी अधिकार चेतना थी, जैसे कोई दलित वर्ग है उसको अधिकार मिल गया, लेकिन उनका एक ध्येय ये भी रहा होगा कम से कम जो सवर्ण है उनके मन में उनके प्रति मतलब एक सम्मान की भावना भी आए। तो हम देखते हैं कि अधिकार तो है लेकिन सवर्णों के मन में फिर भी अभी उनके प्रति उस तरह समानता की भावना नहीं है। तो क्या एक समय बाद जब हम एक दलित वर्ग को अधिकार मिल जाए तो एक समय बाद ऐसे दर्शन की आवश्यकता है जिससे हम जो शोषक वर्ग है तो उसके प्रति हृदय परिवर्तन का फार्मूला लगा सकें यही अधिकार गांधी मिलने के और बाद? अंबेडकर में यही अंतर ही था। गांधी मानते थे कि अल्टीमेटली अंत में हृदय परिवर्तन पे जाना ही पड़ेगा। जब तक सवर्णों का हृदय परिवर्तन नहीं होगा तब तक मामला नहीं सुलझेगा। और अंबेडकर मानते थे कि सेल्फ रिस्पेक्ट तो सेल्फ प्यूरिफिकेशन बनाम सेल्फ रिस्पेक्ट, इसी की लड़ाई थी। गांधी का कहना था पूरे भारत के सेल्फ प्यूरिफिकेशन की जरूरत है, आत्मशुद्धि, सवर्णों की आत्मशुद्धि की जरूरत है। सवर्णों ने पाप किया है और उनको ये रियलाइज करना होगा। जैसे एक अपराधी होता है, उसको जेल इसलिए थोड़े भेजा जाता है कि वहां उसको परेशान करना है, उसको जेल इसलिए भेजा जाता है जिससे सुधार हो, रियलाइज करे आदमी कि मैंने गलती की। तो गांधी समझते थे कि अल्टीमेटली पूरे देश के सवर्ण समाज को रियलाइज करना पड़ेगा कि वर्ण व्यवस्था में वो गलती कर रहे हैं, वो अपने ही समान मानवों का शोषण कर रहे हैं, उनके साथ असमतामूलक व्यवहार कर रहे हैं, अस्पृश्यता कर रहे हैं। अंबेडकर कहते थे सेल्फ प्यूरिफिकेशन उससे नहीं होगा। ये असल में सेल्फ रिस्पेक्ट दलितों का पहले हमको पैदा करना है। दलित अपने अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना पैदा करें और वो शोषण को सहना ही बंद कर दे, वो संघर्ष करके इसको व्यवस्था को तोड़ दे। आप इस पर हॉलैंड हॉल संवाद में हम लोगों ने कुछ दिन पहले अभी निशिकांत कोलगे जी को बुलाया था। CSDS में प्रोफेसर हैं, ये अंबेडकर और गांधी दोनों के विद्वान हैं। उनका लेक्चर पड़ा हुआ है यूट्यूब पर, निशिकांत कोलगे, हॉलैंड हॉल संवाद में, उसको देखिएगा। वहां उन्होंने गांधी और अंबेडकर की खूबसूरत तरीके से तुलना की है इस मामले को लेकर। तो ये बात आपकी बिल्कुल सच है। जब तक सवर्णों को ये नहीं लगेगा कि वो कोई गलत काम कर रहे हैं, जैसे देखिए सती प्रथा के खिलाफ कानून भी बना और सती प्रथा को लेके आज भारतीयों में हृदय परिवर्तन भी हुआ है कि सती नहीं करना है हमको किसी स्त्री को, हम जला नहीं सकते पति के मरने के बाद। तो क्या केवल कानून था क्या जिसने सती प्रथा को खत्म करवा दिया? कानून नहीं, हमारे अंदर पैदा हुआ वो विचार कि ये सती करना, किसी स्त्री को जिंदा जला देना, ये गलत है। और जब हमने ये मान लिया कि गलत है, हम गलत कर रहे थे, तो आज हमने उसको करना बंद कर दिया। जैसे सती प्रथा में कुछ काम सती प्रथा के खिलाफ बने कानून ने किया होगा, लेकिन ज्यादा बड़ा काम किया है भारतीयों के हृदय परिवर्तन ने। उसी तरीके से दलित सशक्तिकरण में कुछ काम दलित सशक्तिकरण के लिए किए गए आरक्षण जैसे उपायों ने किया है, लेकिन ज्यादा बड़ा काम होना है सवर्णों का हृदय परिवर्तन। कि गलत है, हमको सवर्णों, हमको दलितों के साथ भेदभाव करना ही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, अपमानजनक है। और ये 30-40 साल में हो जाएगा, नहीं हुआ अब तक, ये बड़ी बुरी बात है। सामाजिक बदलावों के साथ दिक्कत ही यही है कि बड़ा धीमा वक्त होता है उनका। दुनिया के बड़े विकसित देशों में देखिए आप,
अमेरिका जैसे देश में आज भी ब्लैक्स के साथ बराबरी का बर्ताव नहीं है, रंग भेद अभी बना हुआ है पूरी दुनिया में। तो ये दिक्कत है, विकसित देशों में दिक्कत है। लेकिन 30-40 साल में मुझे लगता है कि ये बात सवर्ण भी समझेंगे। नई पीढ़ी खासतौर पर जो आएगी, जो अब शहरों में पल बढ़ रही है, जहां दलित बच्चा उसके साथ बचपन से पढ़ रहा है और गांव का बच्चा नहीं, जहां वो गांव में तो हम देखते थे ना, जब गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे गांव में पढ़ने वाला, जो स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा आता था वो दलित बस्ती से आता था। वो केवटों की बस्ती है, वो हरिजन बस्ती है, वो फला बस्ती है, ये बस्ती है, जाटो बस्ती है, और ये छत्री बस्ती, ब्राह्मण बस्ती है। तो अंतर होता था, सेग्रीगेशन होता था। अब बड़े बड़े शहरों में अपार्टमेंट में आप रह रहे हैं, उसी अपार्टमेंट में कोई दलित रह रहे हैं, उसी अपार्टमेंट में समण रह रहे हैं, दोनों का बच्चा एक स्कूल में जा रहा है, तो सेग्रीगेशन नहीं। तो 15, 20, 25, 30 साल बाद ये जो अलग अलग आइडेंटिटीज क्रिएटेड थी खासतौर पर रूरल इंडिया में, टूट जाएंगी। उससे आप इस परिवर्तन को देख सकेंगे। लेकिन सर जातिवाद अब नए नए रूपों में सर आ रहा है। जैसे आजकल जाति को लेकर एक गर्व की भावना अपने आप को, यहाँ हम गाड़ी में देखते हैं टाइटल राजपूत है, क्षत्रिय है या ब्राह्मण, अपने आप को सर गर्व की भावना। जैसे मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट भी है कि मैं राजपूत होने पर गर्व करता हूँ। सर क्या जाति की जो भावना है सर वो वर्तमान परिदृश्य में वो प्रबल हुई है, हो रही है? देखो, वो प्रबल नहीं हो रही, वो राजनीति के कारण पहचान को बढ़ावा देने की बात है। होता क्या है, किसी राज्य में जब सरकार बनती है कोई, और उस सरकार से आप लाभ चाहते हैं और आपको लगता है कि व्यक्तिगत तौर पर लाभ हमको नहीं मिलेगा, हमारी पहचान से लाभ मिलेगा, तो फिर आप अपनी जाति पहचान का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जैसे ट्रांसफर पोस्टिंग, यूपी में 2017 के पहले जो सरकार थी, उस सरकार के बारे में यह था कि अगर आप एक खास जाति के हैं तो ही आपको डीएम-एसपी की पोस्टिंग मिलेगी, आपको थाने मिलेंगे। 60-70% थाने एक जाति के पास चले जाएंगे। उसने क्या किया, आयोग की नौकरियों के बारे में आरोप लगा कि एक जाति के लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं। इससे लाभ और जाति का समीकरण बन गया। तो दूसरी पार्टी आई, उसने क्या किया, दूसरी पार्टी आई, उसने, उसके पास एक ट्रेंड सेट हो चुका था पहले से ही कि अच्छा ये एक जाति के ब्यूरोक्रेट को दे रहे तो हमारी जाति दूसरी वाली हम इनको देंगे, लेकिन हमारी जाति की जनसंख्या उतनी नहीं, तो चलो कुछ दूसरी जातियों को भी मिला लो अपने साथ रखने के लिए, उनको भी दे दो कुछ कुछ, जिससे वो भी संतुष्ट रहे। तो जब आप चुनाव जीतने के लिए इस तरह से जातियों को लाभ दे के उनको साधते हैं, और व्यक्ति को भी पता होता है कि हमारी पहचान के कारण कोई लाभ मिलेगा, तो उन लाभों के कारण जातीयता की भावना आप देखते हैं। लेकिन ये जाति के मजबूत होने का प्रमाण नहीं, ये जाति कमजोर हो रही है। कमजोर किस सेंस में हो रही? जाति का बेसिक आइडिया क्या था भारत में? एक था कामकाज और पेशा, और दूसरा था उच्च और निम्न का भाव। आज जातियों में जो जातीयता बढ़ रही, उच्च निम्न का भाव नहीं है उसमें, कि यादव समझते हैं कि हम निम्न हैं क्षत्रियों से, ये भाव नहीं। राजभर आज से 50 साल पहले क्षत्रियों से जितना निम्न अपने आप को समझते हैं, आज उतना निम्न नहीं समझते, ब्राह्मणों से निम्न नहीं समझते। तो जातियों में बराबरी का भाव पैदा हुआ कि हम निम्न नहीं है, बस उनमें कंपटीशन बढ़ा है आपस में कि सत्ता के नजदीक कौन रहेगा, किसका चीफ मिनिस्टर होगा, किसके कितने मिनिस्टर्स होंगे, थाना किसको मिलेगा। तो लाभों के बंटवारे में जातीयता आपको दिखाई दे रही। ये समानता, समता, इन सब वालों मामलों का मसला नहीं जातीयता में। अस्पृश्यता नहीं है कि राजभर समाज के साथ क्षत्रिय अस्पृश्य, जैसे क्षत्रिय चीफ मिनिस्टर बन जाएगा तो राजभर और निषाद और केवट के साथ क्षत्रिय अस्पृश्यता करने लगेंगे, ये नहीं होगा। पहले जातियों का मतलब था कि क्षत्रिय और ब्राह्मण जाति उच्च हैं, तो ये निम्न जातियों के साथ अस्पृश्यता का पालन कर रही हैं, अनटचेबिलिटी फॉलो कर रही हैं, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रही हैं, और डोमिनेंस बनाने की कोशिश कर रही हैं। आज मामला उससे डिफरेंट, पॉलिटिकल जो हमारा पावर है, पॉलिटिकल लाभ है, ठेका पट्टा,
जिला, थाना, उसका बंटवारा कैसे होगा, उसमें लाभार्थी कौन होगा, इस तरह की बात है। तो ये कॉम्पिटिटिव बन गई ही जातियां, एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रही हैं। जैसे बाजार में प्रतिस्पर्धा होती है ना, अलग अलग कंपनियां प्रतिस्पर्धा करती हैं, अलग अलग कंपनी अपना लाभ बनाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाती हैं। ठीक उसी तरीके से राजनीति में आज जातियां प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। तो डिफरेंट किस्म की जातीयता है। ये जातीयता और वो जो पुरानी जिसको जातिवाद हम कहते थे उससे अलग है। पुराना जातिवाद था श्रेष्ठता और हीनता के बोध पर आधारित। पुराना जातिवाद था अस्पृश्यता पर आधारित। पुराना जातिवाद था हायरार्की बनाने वाला। पुराना जातिवाद था धर्म के आधार पर कर्मकांडों के एंटाइटलमेंट का, उसका सोशल सेग्रीगेशन का आइडिया था, सामाजिक विभाजन का, काम का आइडिया था कि फला जाति वाला आदमी तो ये काम करेगा। आज काम के बंटवारे का, सोशल सेग्रीगेशन का, हायरार्की का, श्रेष्ठता का, कर्मकांड का, इसका जाति आइडिया टूट गया और टूट रहा है। तो दो अलग अलग बातें हैं। ठीक है, फिर सवाल पहले से भेजना, अगली बार फिर चर्चा करेंगे कुछ नई बातों पर। सर एक सवाल था सर, अभी मतलब जो कर्नाटक में विवाद आया है सामने सर, कि मतलब जो मंदिरों के आसपास नॉन हिंदू को दुकान नहीं लगाने दे रहे हैं। इस संदर्भ में मंत्री जी ने भी कहा है कि एक एक्ट भी है इस तरह कर्नाटक में जो 2002 में आया था। तो सर इसमें मतलब मंदिर के पास दुकान नॉन हिंदू को ना लगाने देना, इसमें सर क्या आर्टिकल 19 को लेकर और धर्म के जो धर्म स्वतंत्रता को लेकर है उसमें सर क्या मुद्दे नहीं थे इसमें? द सुप्रीम कोर्ट का एक्ट तो मैंने पढ़ा नहीं है, इसलिए उस पर तो मैं बता नहीं पाऊंगा। अगर ऐसा है तो ये गलत है मेरे ख्याल से। गलत इसलिए नहीं है कि ये आर्टिकल 19 से मैं इसको देख रहा हूँ, क्योंकि आर्टिकल 19 तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस के साथ हर जगह लागू हो रहा है देश में। आज भी हम गांव में अपने घर की लड़कियों को कह देते हैं कि शाम के बाद घर से बाहर मत निकलो। अक्सर मैं कहता हूं क्लास में कि भारत में आर्टिकल 19 आज भी कम से कम ग्रामीण भारत की स्त्रियों के लिए शाम 6 बजे के बाद सस्पेंड हो जाता है। शाम 6 बजे के बाद आप घर से बाहर नहीं जा सकती। तो वो तो अलग मसला है देखो। और आर्टिकल 19 ऐसे लागू भी नहीं होता, अलग अलग जगह सब जगह लोगों ने लगा रखा है। क्लबों ने लिख रखा है कि आप फला ड्रेस में हमारे यहां नहीं आएंगे तो हम आपको घुसने नहीं देंगे, फला चीज पहन के आएंगे तो नहीं आने देंगे। क्लबों ने अपने नियम बना रखे हैं भारत में। तो ये सब तो भारत एक ऐसा देश है कि यहाँ सब बहुत अजीब तरह के मिक्सचर है, इसलिए आर्टिकल 19 के हिसाब से तो बात। और धर्म के मामलों में बहुत सारे प्रतिबंध और भी हैं। हिंदू मुसलमानों ने अलग अलग अपने धर्मस्थलों के इर्द गिर्द बहुत सारे अलग अलग जगहों पर अलग प्रतिबंध बना रखे हैं और उनमें एक रूपता नहीं है। तो वो मसला तो अलग है। लेकिन भारत जिस किस्म का राष्ट्र है, जहां आप कश्मीर जाते हैं अमरनाथ यात्रा पर तो सब मुसलमान ही आपको ले जाते हैं, जम्मू जाते हैं वैष्णो देवी वहां मुसलमान मिलते हैं। बहुत सारे जो हिंदू त्योहार मनाते हैं उसमें दिवाली का पटाखा छुड़ाते हिंदू जरूर है, लेकिन बनाने वाले बहुत सारे मुसलमान उन पटाखों। होली के रंगों में, राखी बनाने वालों में, रक्षाबंधन के लिए मुसलमान है बहुत सारे। तो इस तरह का सिग्रीगेशन बहुत गलत है, क्योंकि भारत में हम लोग एक साझी संस्कृति के साथ जीते आए और उसमें हमारी जीवन में हमारी तमाम त्योहार हो चाहे बाकी चीजें, उनका एक आर्थिक पक्ष भी है। भाई मुसलमान मंदिर में पूजा नहीं करता इसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमान आपको खच्चर में बैठा के अमरनाथ यात्रा नहीं ले जाता।
क्या उसको बंद करवा देंगे आप? क्या वैष्णो देवी में तमाम मुसलमान जो लगे हुए हैं दुकान चलाने, वो भी सब बंद करवा देंगे आप? क्या जनसंख्या रिप्लेस करेंगे अब? यहां से हिंदू पकड़ के ले जाएंगे बिहार से और यूपी से कि वो खच्चर अमरनाथ यात्रा में लोगों को लेकर ढोएंगे? बकवास बात है सब। तो इसलिए ये चीज ठीक नहीं है, ये भारत के सामाजिक संस्कृति के साथ ठीक नहीं बैठती है, हमारे धार्मिक सौहार्द के साथ ठीक नहीं है, त्योहारों और धर्म की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़े मसले के साथ ठीक नहीं है। इसलिए इस तरह का कोई अगर कृत्य किया जा रहा है कि मंदिर के आसपास मुसलमान दुकान ना लगाए, तो बहुत गलत है। तो एक्ट वैक्ट मैंने पढ़ा नहीं, इसलिए मैं उसको बता नहीं पाऊंगा, लेकिन सर मंदिर धर्मनिरपेक्ष, हाँ सर धर्मनिरपेक्षता और सर्वधर्म संभाव के आधार पर जो राजनीतिक पार्टियां जो करती हैं, क्या वो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम या जातिवाद कुछ भी कहे, या क्या उसको बढ़ावा नहीं देते हैं सर? अगले डिस्कोर्स में चर्चा करेंगे इस पर। ये सवाल अकेले 1 घंटे का सवाल है। ठीक, 1 घंटे का ना भी सही तो 25-30 मिनट तो लगेगा ही। ठीक, ठीक है, आज के लिए इतना। अगली क्लास ओके में सर, थैंक यू सर। आगे बात करेंगे। धन्यवाद सर।